नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी में इकाई 6 भरत के जो कि एक एकांकी है उसकी चर्चा की थी। आज हम उसी इकाई से अभ्यास, स्वाध्याय एवं भाषा सत्ता की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थात इस इकाई के आधार पर हमें सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सर्वदमन एक बहुत ही साहसी, निडर बालक था। वो बहुत शरारती भी था, लेकिन साथ में शरारती होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे गुण भी थे। वह वन में रहता था, उसमें इतना साहस था कि वह सिंह के बच्चे के दांत गिनने की भी बात करता है। साथ ही साथ वह चतुर भी है, ताकि ये हमें पता चलता है कि जब तपस्विनियाँ उसे लालच देती है, उसे डराती है, तो वो लालच में नहीं आता और डरता भी नहीं है। और जब तक उसे जो चीज़ की लालच दी जाती है वह नहीं मिल जाती, तब तक वह उस बात को मानने से मना कर देता है। तो इस प्रकार सर्वदमन की बहुत सारी विशेषता है। तो सर्वदमन निडर है, साहसी है, साथ ही साथ शरारती भी है और चतुर भी है, चालाक भी है। उसके अंदर चक्रवर्तियों जैसे गुण है। तो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न 2, सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में बहुत सारे विचार आते थे। जैसे कि वो सोचता था कि यह बालक, आखिर इस बालक के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इसके प्रति आकृष्ट हो रहा हूँ। साथ ही साथ उसके जब वो हाथ पसारता है तो उसकी हस्तरेखाएं देखकर वो सोचता है और मन ही मन कहता है कि इसकी जो रेखाएं हैं वह चक्रवर्ती राजाओं के समान है और इसका मुख दमक रहा है, तेजस्वी है, यह कोई वनवासी नहीं लगता है। और साथ ही ये भी सोचता है और ईर्ष्या भी करता है कि क्यों मेरा मन इसके प्रति इतना आकृष्ट हो रहा है और इसके माता पिता कितने खुश नसीब होंगे, कितने सौभाग्यवान होंगे, कितने बड़भागी होंगे जिनकी गोद में यह खेलता होगा और अपने तुतले वचन बोलता होगा। तो इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और जो जो विचार आते हैं उसकी हमने चर्चा की। आपको इसे बिल्कुल सरल भाषा में उत्तर के तौर पर लिखना है कि सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जैसे कि यह बालक कोई वनवासी नहीं लगता है, कोई चक्रवर्ती राजा लगता है, इसके हाथ की रेखाएं बताती है कि यह कोई राजा या कोई देव का संतान है। साथ ही सर्वदमन को देखकर उन्हें लगता है कि इसके माता पिता कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनकी गोद में यह खेलता होगा और तुतले वचन बोलता होगा। साथ ही साथ इसके सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर उसको, दुष्यंत को, उसके अपने बेटे होने की आशा भी बंधती है। प्रश्न 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। अंतर्निहित मूल्य बताने हैं हमें कि इसके अंदर कौन से मूल्य है। तो दुष्यंत के द्वारा, उसके पात्र के द्वारा हमें कौन से अंतर्निहित मूल्य सीखने को मिलते हैं, ये हमें बताना है। तो दुष्यंत बहुत ही चतुर है, साथ ही साथ उसे शरारती बच्चों से या तो हर मुसीबत से कैसे सामना किया जाए उसके बारे में क्या कह सकते हैं उसे, कि हर प्रकार से हर मुसीबत का सामना करने का एक अदम्य साहस है उसके अंदर। वो शरारती बच्चे को भी अपने खास तरीके से समझाता है। उसकी वाणी में इतना प्रभाव है कि जो लड़का तपस्विनियों की बात नहीं मानता था वो उसकी बात स्वीकार करता है। साथ ही साथ दुष्यंत के अंदर ज्योतिष जैसे गुण है। साथ ही वह कल्पनाएं करता है, ईर्ष्या भी करता है, लेकिन साथ ही साथ ईर्ष्या और कल्पनाएं करने के बावजूद उसके अंदर दूसरों की मदद करने की भी भावना है। वह राजा होते हुए भी छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार रहता है। जैसे कि सर्वदमन का
रक्षाबंधन गिर जाता है तो वो खुद उठाने के लिए तत्पर हो जाता है, उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार राजा होने के बावजूद वो तपस्विनियों के साथ, वनवासियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। तो ये उसके अंदर बहुत सारे मूल्य हमें देखने को मिलते हैं। सर्वदमन, सर्वदमन के अंदर भी बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर्वदमन साहसी है तो साहस सीखने को मिलता है, साथ ही साथ निडर है, वो किसी लालच में नहीं आता है, बड़ों का मान करता है, सम्मान करता है, और इसीलिए दुष्यंत के कहने पर वो सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो ये सारे उसके अंदर अंतर्निहित मूल्य हैं। और भी आप एकांकी को बार बार पढ़ने से आपको और भी अंतर्निहित मूल्यों के बारे में पता चलेगा कि दुष्यंत और सर्वदमन के अंदर से हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। अब हमें इस परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये हमें बताना है। तो इसका उचित शीर्षक हो सकता है जंगल हमारे जैविक भंडार घर। आप भी अपने हिसाब से शीर्षक दे सकते हैं। पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी और विलोम का मतलब होता है विरोधी। तो जंगल वन, घर यानी निवास स्थान, बहुत यानी ज़्यादा। इस परिच्छेद के आधारित 2 सवाल बनाने हैं आपको। तो जैविक भंडार घर किसे कहते हैं, ये एक सवाल आप ये भी बना सकते हैं। कौन हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है? तो जंगल किसके अनुसार जंगल जैविक भंडार घर होते हैं? तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार। हमें जंगल क्यों खत्म नहीं करने चाहिए? तो ये एक प्रश्न हो सकता है। तो ये सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। प्रश्न 4, सोच अपनी अपनी। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है और क्यों? ये आपको 10 या 15 वाक्यों में बताना है। तो ये हर छात्र का इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी को टीवी देखना पसंद हो, किसी को नहीं हो सकता है, और सबका प्रोग्राम, चहिता प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है, उसके कारण भी अलग हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आप खुद लिख सकते हो। जैसे कि किसी को मोटू पतलू जैसा कार्टून प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? तो उसके अंदर कॉमेडी आता है, मजाक आता है, हंसने को मिलता है, और उसके पात्र बड़े अच्छे होते हैं, उसके डायलॉग, उसके संवाद बड़े अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इस तरह आपको जो प्रोग्राम अच्छा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये आप अपनी सोच से बताएंगे कि धरतीकंप आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि धरतीकंप आ जाता है तो हमें तुरंत कक्षा से बाहर निकल जाना चाहिए और खुले मैदान में चले जाना चाहिए, या तो फिर यदि हमारे पास इतना भी समय नहीं है तो हमें कमरे के कोने में छिप कर बैठना चाहिए, या तो कोई टेबल या फिर बेंच है उसके नीचे इस तरह से अपने सिर के ऊपर कुछ मजबूत चीज़ रहे, इस तरह से रखकर बैठ जाना चाहिए कोनों में, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। तो इस प्रकार हमने स्वाध्याय के प्रश्नों के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है ऋषि मुनियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो ऋषि मुनियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? क्योंकि ऋषि मुनियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था क्योंकि वह सबको परेशान करता था, वन्य जीवों को परेशान करता था, उनको प्रताड़ित करता था और सबको परेशान करता रहता था, इसीलिए सबको दबाता रहता था, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट यानी कि
खींचे क्यों जा रहे थे, उनको बालक के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा था। तो बालक स्वस्थ, सुंदर और निर्भीक था, साथ ही हठीला भी था और उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी और इन्हीं विशेषताओं पर वो मुग्ध होकर उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई है। तो दुष्यंत पुरुवंश के जो लोग होते हैं उनके जीवन की 2 रीतियों के बारे में बताते हैं कि जो पुरुवंश के लोग होते हैं वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी या तो धरती की या अपने राज्य की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा कि जब वे वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। प्रश्न 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो यहाँ पर हमें चित्र देखने हैं और इसका अवलोकन करके कहानी अपने शब्दों में हिंदी में लिखनी है। तो पहला चित्र है जिसमें एक लकड़हारा है जो पेड़ काटने के लिए पेड़ पे चढ़ा है, नीचे एक नदी है। दूसरे चित्र में उसकी कुल्हाड़ी जो है वो गिर जाती है पानी में। तीसरे चित्र में वन देवता या जल देवता पानी से आते हैं और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। और चौथे चित्र में जिसमें वो मना कर रहा है, चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि उसे सारी कुल्हाड़ियाँ दी जाती है। तो चारों चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है कि एक लकड़हारा था, वह हर रोज़ जंगल में जाता था और जंगल में से पेड़ काटकर, लकड़ियाँ काटकर लाता और बाजार में बेचकर उससे जो पैसे मिलते उससे अपना परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह जब पेड़ की डाली पर बैठकर उसकी शाखा को, लकड़ी को काट रहा था, अचानक उसके हाथ से जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और नीचे जाकर पानी में अंदर चली गई। अब कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो इतना पानी बहुत गहरा था कि लकड़हारा उसके अंदर जाकर कुल्हाड़ी को वापस नहीं ला सकता था। लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और दुखी होकर रोने लगा। उसे रोता देख पानी के अंदर से जल देवता प्रसन्न होकर आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसने बताया कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो पानी में गिर गई, अब मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा और उसे बेच नहीं पाऊंगा और इसकी वजह से मेरे परिवार भूखा मरेगा। देवदूत उस पर कृपालु बने, देवदूत की उसको कृपा बनी और देवदूत ने कहा तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। और देवदूत पानी के अंदर गए, जो वन देवता थे, जल देवता थे, वो पानी के अंदर गए और पानी के अंदर गोता लगाकर जब वे बाहर आए तो एक सोने की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा बहुत प्रामाणिक था, वो जानता था कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी, सोने की नहीं थी, इसलिए उसने जल देवता से कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया और कहा कि हे प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जल देवता ने फिर से पानी के अंदर छलांग लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, लेकिन फिर भी लकड़हारे ने कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। आखिर में जल देवता उसकी जो कुल्हाड़ी थी लोहे की, वो लेकर आए। लकड़हारे ने तुरंत कहा कि यही मेरी कुल्हाड़ी है और आपने मेरी कुल्हाड़ी वापस लौटाकर बहुत बड़ी कृपा की है। जल देवता ने कहा कि तुम बड़े प्रामाणिक, नेक दिल और मेहनती लकड़हारे हो, इंसान हो, इसलिए मैं प्रसन्न होकर ये सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हें भेंट में देता हूँ। और इस प्रकार लकड़हारे को उन्होंने सोने चांदी की जो कुल्हाड़ियाँ थी वो भी दे दी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो चीज़ हमारी ना हो, वो चाहे सोने की भी हो, उस पर हमें कभी अपना हक नहीं जताना चाहिए। और यदि हमें मुफ्त में ऐसी चीज़ मिल रही है, मुफ्त में सोना भी मिल रहा हो, तो वो हमें लेने की लालच नहीं करनी चाहिए। हमें मेहनत से काम करके आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत का फल अच्छा ही रहता है। तो आपको भी इस तरह की कहानी लिखनी है। आगे है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में आज हम विशेषण की बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयोग गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो यहाँ पर गाढ़ा शब्द है ऐतिहासिक। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, तो गाढ़ा शब्द है परिश्रमी। इसके बाद है हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 2 लीटर, तो यहाँ 2 लीटर। छात्रालय में 20 छात्र है, तो यहाँ पर शब्द है 20। वे लड़के खेल रहे हैं, वे शब्द, तो यहाँ पर कुल शब्द हमें मिल रहे हैं ऐतिहासिक, जो नगर कैसा है नगर, तो ऐतिहासिक। छात्र, लेकिन कैसे? परिश्रमी। दूध कितना? 2 लीटर। छात्र कितने? 20।
लड़के, लेकिन कौन से, तो वे। तो उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, कौन सी विशेषताएं हो सकती है, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि बताते हुए विशेषण कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, गुण का मतलब यहाँ पर केवल गुण नहीं करना है, मतलब कि सद्गुण नहीं करके वो कुछ भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, उसी प्रकार आलसी छात्र कभी सफल नहीं हो सकता। तो आलसी शब्द भी विशेषण होगा, वह भी उसका गुण ही माना जाएगा, भले वह अवगुण है। आगे देखते हैं, आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखने हैं। तो यहाँ जो वाक्य दिए हुए उसके विशेषण हमें ढूंढने हैं और साथ ही विशेषण के प्रकार भी बताने हैं। जैसे कि ओम चतुर लड़का है, तो इसमें विशेषण कौन सा है, चतुर शब्द है। दूसरा वाक्य है श्याम 20 किलो आटा लाया, तो यहाँ पर है 20 किलो, ये जो 20 शब्द है, 20 किलो ये विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, थोड़ी विशेषण है। साहिल के पास 10 रुपए है, 10 विशेषण है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर ये सारे विशेषण है, इसमें से हमें इसके प्रकार भी बताने हैं। जैसे कि चतुर, तो ये गुणवाचक विशेषण है। थोड़ी शब्द 20, तो 20 शब्द जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। थोड़ी शब्द जो है वो परिमाणवाचक है, कितना मतलब कि नाप से संबंधित है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। 10 शब्द जो है वो भी संख्यावाचक विशेषण है। और कुछ लड़के खेल रहे, तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने लड़के, कुछ लड़के हैं वो 10 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है। दूसरा है सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। और तीसरा है सानिया कक्षा में सबसे अच्छी है। यहाँ पर सानिया अच्छी है या किसी और के साथ तुलना हुई है कि किसी और लड़की से वह अच्छी है, यानी कि तुलना हो रही है। और सानिया कक्षा में सबसे अच्छी है, अर्थात सानिया से अच्छा कोई नहीं है। सानिया यहाँ पर सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी लड़की सानिया ही है। तो तीन तरह से विशेषण का उपयोग हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। पहले वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, दूसरे वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, यानी कि सानिया कोमल से अच्छी है, कोमल भी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब तुलना की जाए तो सानिया कोमल से भी अच्छी है। तो इस तरह से दूसरे वाक्य में सानिया को कोमल से अच्छा बताने के लिए, तीसरे वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छा या सबसे अच्छी बताने के लिए विशेषण का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों या उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या तो ज़्यादा अच्छा या तो बुरा बताने के लिए भी विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। जैसे यहाँ 4 विशेषण दिए, इसके भी हमें इस प्रकार 3 प्रकार से उपयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि सुंदर, तो ऐश्वर्या सुंदर लड़की है, ऐश्वर्या आलिया से सुंदर लड़की है, ऐश्वर्या सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा, तो मेरा पेड़ या मेरा पौधा बड़ा है, मेरा पौधा राजू के पौधे से बड़ा है, मेरा पौधा कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पौधों से बड़ा है। मेहनती, किसान मेहनती है,
किसान और सबसे मेहनती, या तो किसी लड़के का नाम ले सकते हैं हम। मोहन मेहनती लड़का है, मोहन कमल से मेहनती लड़का है, मोहन सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, नीलिमा चालाक लड़की है, नीलिमा करीना से चालाक लड़की है, नीलिमा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। आगे देखते हैं लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। सूत, तो उसका लिंग परिवर्तन करके, यानी सूत तो उसका होता है सुता, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, भवदीय भवदिया, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पर सूत था, आ प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में लगकर, शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर सूत प्लस आ यानी सूता, प्रिय प्लस आ प्रिया, आचार्य प्लस आचार्य, इस प्रकार से आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनाते है। टोकरा तो टोकरी, दास दासी, सखा सखी, मटका मटकी, कटोरा कटोरी, रस्सा रस्सी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीछे बड़ी, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा बनता है, बड़ी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी लगाकर प्रत्यय जोड़ने से, बड़ी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो खास ध्यान रखिए, बड़ी लगी है। टोकरा का टोकरी हो गया, दास का दासी, कटोरा का कटोरी, रस्सा का रस्सी, सखा का सखी। ओके, आगे देखते हैं। मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, बिल बिलनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह तो सिंहनी। तो यहाँ बिल्कुल सरल है। इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे कि मोर तो मोरनी, ऊंट तो नी लगाकर ऊंटनी, शेर तो नी लगाकर शेरनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। आगे देखते हैं। पुजारी तो पुजारिन, सांप तो सांपिन, नाग तो नागिन, सुनार सुनारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे कि पुजारिन, पुजारी तो पुजारिन। ध्यान रखिए, पीछे बड़ी थी उसको छोटी भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको परिवर्तन करते वक्त, लिंग परिवर्तन करते वक्त ध्यान रखना है। तो यहाँ छोटी हो जाती है पुजारिन, सांप सापिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन। यहाँ पड़ोसी में भी बड़ी है वो भी छोटी हो जाती है, और माली में भी बड़ी है वो भी छोटी हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना है। आगे शब्द है पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। इस प्रकार के शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगता है और स्त्रीलिंग शब्द बनता है। पंडित प्लस आइन तो पंडिताइन, ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन। आगे देखते हैं। डिब्बा तो डिबिया, बुड्ढा तो बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया कर दिया जाता है और स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे कि डिब्बा तो अंत में आता है आ, डिब्बा तो आ का हो गया इया तो डिबिया। बंदर तो र अ है उसका इया हो गया बंदरिया। बूढ़ा तो आ है उसका इया हो गया बुढ़िया। कुत्ता आ का इया कुतिया। आगे है नायक तो नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक तो बालिका। तो इस प्रकार के शब्दों के अंत में अक को ईका करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि नायक अक तो ईका हो गया नायिका, गायक अक उसका बनता है ईका गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। ध्यान रखिए सारे उसके नियम है। अब इन उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरण तो क्या हो जाएगा हिरनी, ई प्रत्यय बड़ी ई लगेगी। शिक्षक इका हो जाएगा अक्का, शिक्षिका। पंडित तो पंडिताइन। योग्यता विस्तार दिया हुआ है। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर दुष्यंत शकुंतला की कथाएं पढ़िए। तो ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, और यदि आपके गांव में कहीं पर भी पुस्तकालय है वहीं से आपको पुस्तक मिल जाता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और आप इसका नाटक के रूप में नाट्यकरण भी कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। इतनी सरल और अच्छी यह एकांकी है। तो विद्यार्थी मित्रों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।